वेलकम टू ज्ञान मार्ग। ये ओशियनोग्राफी का पार्ट 2 लेक्चर है, जिसमें हम लास्ट जो ओशियन करंट्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उसको कंटिन्यू करते हुए डीप ओशियन वाटर सर्कुलेशन को आज हम कंटिन्यू करते हैं। डीप ओशियन वाटर सर्कुलेशन उसको क्या बोला जाता है? डीप ओशियन वाटर सर्कुलेशन को थर्मोहेलेन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। थर्मो यानी कि टेम्परेचर की वजह से और हेलाइन यानी कि सैलिनिटी की वजह से जो सर्कुलेशन में जाता है, यानी कि कोल्ड सरफेस फ्लो होता है और वार्म सरफेस फ्लो होता है, तो पूरे वर्ल्ड को ये कवर कर लेता है। इसकी वजह से पूरा जो फ्लो होता है उसको थर्मोहेलेन सर्कुलेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और सलाइन यानी कि सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से भी होता है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की वजह से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वाटर सर्कुलेशन? जो हमने देखा था कि 90% जो सर्कुलेशन होता है वो डीप वाटर ही होता है, ओनली सरफेस वाटर तो 10% ही होता है। तो ये डीप वाटर सर्कुलेशन की वजह से, थर्मोहेलेन सर्कुलेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बैलेंस रहता है, यानी कि ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। न्यूट्रिएंट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सी लेवल का रेगुलेशन भी होता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे। लेकिन रिसेंटली ये डीप वाटर सर्कुलेशन का वीकनिंग हो रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी सरफेस राइज हो रही है। तो ये इसके मेजर रीजंस है। साइंटिफिक फाइंडिंग बताती है, आईपीसीसी रिपोर्ट एआरसी 2021 में बताई है कि ये डीप वाटर सर्कुलेशन काफी वीक हो रहा है। अब यहाँ पे डीप वाटर सर्कुलेशन तो खत्म हो गया, लेकिन सी लेवल चेंज हो रहा है। इसको हम कवर करते हैं कि सी लेवल चेंज, उसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सी लेवल चेंज? तो एवरेज जो सी लेवल होगा, जो अर्थ का लेवल, उससे सी का एवरेज लेवल होगा, उससे भी अगर फ्लक्चुएशन यानी कि राइज हो रहा है, मतलब कि फ्लक्चुएशन इन एवरेज लेवल ऑफ अर्थ ओशियंस रिलेटिव टू लैंड, लैंड के रिलेटिवली अर्थ का ओशियन जो है उसका जो एवरेज लेवल है उससे भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसे सी लेवल राइज बोलते हैं। इसके दो टाइप है, एक है आइसोस्टेटिक सी लेवल चेंज और एक है यूस्टेटिक सी लेवल चेंज। आइसोस्टेटिक का डेफिनेशन ये है कि चेंज इन सी लेवल ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अगर होगा चेंज, यानी कि अर्थ का क्रस्ट ऊपर आ गया, इसकी वजह से उसके ऊपर का ओशियन का वाटर भी ऊपर आ गया, तो ये सी लेवल चेंज को आइसोस्टेटिक सी लेवल चेंज बोलेंगे। और अगर ग्लेशियल मेल्टिंग और वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है तो उसे यूस्टेटिक सी लेवल चेंज बोलेंगे। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। कॉज भी हमने देख लिया कि जियो आइसोस्टेटिक, ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, जी आई ए, ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। और यूस्टेटिक हो रहा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल की वजह से। टाइम स्केल देखेंगे तो टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलियन ईयर के बाद होती है, थाउजेंड्स टू मिलियन ईयर्स इसके लिए लगते हैं। जबकि यू स्टेटिक्स है वो डिकेड्स और सेंचुरीज से, ग्लेशियल मेल्टिंग कोई 100 वर्ष में हो जाता है, तो इससे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ग्लोबल इम्पैक्ट यू स्टेटिक का होता है क्योंकि ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से उसका जियो जो थर्मोहेलेन सर्कुलेशन, डीप वाटर सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। लेकिन आइसोस्टेटिक में टेक्टोनिक एक्टिविटी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में होती है, तो वो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो ये होगा सी लेवल राइज। अब एक है कि ओशियन डिपॉजिट्स कौन कौन से है, यानी कि जो मराइन रिसोर्सेज है। मराइन रिसोर्सेज में इस पे क्वेश्चन आया था, हमने देखा था यहाँ पे कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन 2014 का, कि इवेल्युएट द वेरियस ओशियन रिसोर्सेज दैट कैन बी हार्नेस्ड टू एड्रेस द वर्ल्ड रिसोर्स क्राइसिस। ओशियन के रिसोर्स वर्ल्ड रिसोर्स को किस तरह से वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो इसके लिए यही है कि मराइन रिसोर्सेज में पहले तो ये लिखेंगे कि रिसोर्सेज गेटिंग आउट फ्रॉम द सी, यानी कि ओशियन से जो रिसोर्स मिल रहे हैं उसको मराइन रिसोर्स बोलते हैं। फिर यह डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि देर आर मेनली टू टाइप है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। लिविंग में आएगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब कि ये जो फिश, प्लैंकटन, कोरल, सी ग्रासेस जो मिल रहे हैं उसको लिविंग रिसोर्सेज बोलते हैं। और एक है नॉन लिविंग रिसोर्स। नॉन लिविंग में आएगा कि ये मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल में जैसे कि कॉपर मिलेगा, फिर सल्फर मिलेगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सैंड, ग्रेवल, ये सब जो है मेटेलिक मिनरल, ये मिनरल रिसोर्सेज है। और एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से, एनर्जी यानी कि ऑयल है, गैस है, फिर टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, फ्यूल्स वगैरह मिल रहे हैं, ये है एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये नॉन लिविंग में मेटेलिक आएगा, मिनरल्स, और एक एनर्जी रिसोर्सेज, और लिविंग में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आएगा। तो यहाँ पे ये किस तरह से अर्थ की जो रिसोर्सेज की नीड है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये फिश, प्लैंकटन, कोरल्स, कोरल्स है, ये इसको बोला जाता है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा है, मैनग्रोव है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। स्पीसीज है जो फूड की नीड प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लैंकटन फिश के लिए फायदा कारक है। फिर मिनरल रिसोर्सेज में मिनरल्स जैसे कि कॉपर है, फिर यहाँ पे सल्फर भी मिलता है, फिर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तो एज ए एनर्जी सोर्स बेस्ड ही है। फिर टाइडल और वेव एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हम देख सकते हैं। तो ये एनर्जी रिसोर्स की नीड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका थ्रेट क्या है, लेकिन थ्रेट तो यही है कि बायोलॉजिकल, ये फिश है तो उस पर ओवर फिशिंग हो जाएगा। फिर प्लैंकटन है तो ऑयल स्प्रेड हो जाएगा, तो प्लैंकटन को सोलर इंसोलेशन नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। फिर कोरल में कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर ज़्यादा ओवर रिलाई करेंगे तो उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। डीप सी माइनिंग भी एक मेजर थ्रेट है। और टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड की नीड चाहिए उतनी लैंड है नहीं, तो ये उसके थ्रेट्स है। अब कंजर्वेशन के लिए क्या करना है, कंजर्वेशन के लिए यही है कि फिशिंग करना है तो सस्टेनेबल फिशिंग करनी है, ओवर फिशिंग नहीं करनी है, सस्टेनेबल फिशिंग करनी है। फिर एरियाज जो है मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे टाइडल एनर्जी के लिए लैंड चाहिए तो उसके लिए मराइन प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार में, और फिशिंग के लिए भी मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाओ। फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर लो, यहाँ पे अगर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हो तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना है, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन 2022 में किया था इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने। तो मराइन स्पेटियल प्लानिंग भी एक, तो यहाँ पे इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं मराइन रिसोर्स के लिए। इंडिया में कौन कौन से लिए गए, पहले तो ये देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले तो ब्लू फ्लैग बीचेस कर दिए है, जो बीचेस को इको फ्रेंडली बनाए हैं, तो ब्लू फ्लैग बीचेस किए हैं। फिर फिशेस के लिए मराइन जो पीएम मत्स्य संपदा योजना उन्होंने स्टार्ट की है। फिर कोरल्स के लिए उन्होंने
जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जो नेशनल कोरल रिस्टोरेशन सेंटर उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, आईसीजेड एमपी, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिससे कोस्टल एरिया में लाइवलीहुड और कंजर्वेशन दोनों का बैलेंस होगा। और डीप ओशियन मिशन चला रहे हैं वो, जिससे डीप सी एक्सप्लोरेशन भी होगा, जिसमें मत्स्य 6000 वाला जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। और सागरमाला प्रोजेक्ट भी वो चला रहे हैं, जिससे पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगा। ये इंडिया के डेवलपमेंट है। अभी ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एम्फेसिस रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के ऊपर जो लाइफ बिलो वाटर है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस के यूएन क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन क्लॉ कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, फिर ओशियन क्लीन अप प्रोजेक्ट है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। तो ये ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव है मराइन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोरल। कोरल्स क्या है? सबसे पहले तो कोरल्स इज ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था एक, कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, नहीं वो मैनग्रोव में आया था कि मैनग्रोव को किडनी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। जैसे अमेजोन को लंग बोला जाता है, ऐसे मैनग्रोव को किडनी बोला जाता है। सिमिलरली कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोला जाता है। कोरल रीफ्स है क्या? दे आर द पॉलिप्स, पॉलिप्स विथ लाइमस्टोन। कोरल पॉलिप्स है जिसके ऊपर लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कोरल रीफ बोला जाता है। और कोरल रीफ्स जो है वो तीन टाइप्स के रीफ्स बनाती है। एक फ्रिंजिंग रीफ है, जिसे डायरेक्टली अटैच होता है शोर लाइन से। और अगर फ्रिंजिंग से कन्वर्ट होता है बैरियर रीफ, जिसमें बीच में लगून बन जाता है। और उसके पहले आता है, पहले फ्रिंजिंग होगा, फ्रिंजिंग के बाद होगा एटोल। एटोल में क्या होता है कि रिंग शेप बन जाता है रीफ अराउंड द सबमर्ज आइसलैंड। तो पहले फ्रिंजिंग बनेगा, बाद में एटोल बन जाएगा, और एटोल के बाद लगून बन जाएगा, लगून बनेगा, उसे बैरियर रीफ बोलेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल कहाँ कहाँ पे है इंडिया में? जो कच्छ का रीजन है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, अंडमान निकोबार है, और लक्षद्वीप तो पूरा ही कोरल आइलैंड है। हमने देखा था जो इंडियन फिजियोग्राफी में कि लक्षद्वीप पूरा कोरल से बना हुआ है। और कच्छ में बायोरॉक टेक्नोलॉजी से कोरल्स को फिर से लिविंग करने के लिए भी एक अच्छी टेक्निक चल रही है। तो कोरल्स के लिए मेजर थ्रेट कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ओशियनिक एसिडिफिकेशन हो रहा है। CO2 ज़्यादा ओशन में बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये कोरल्स है वो डेड हो रहा है। यानी कि डेड मतलब कि इसके भी स्टेज होते हैं। इसके 3 स्टेज है कोरल ब्लीचिंग के। सबसे पहले होता है हेल्दी कोरल होता है, इसके बाद स्ट्रेस कोरल होता है, स्ट्रेस कोरल के बाद जो कोरल है उसके ऊपर जो जेंथोफाइला आता है उसकी वजह से कलर होता है। कोरल का कलर जेंथोफाइला की फोटोसिंथेसिस की वजह से उनको दिखता है। लेकिन जब CO2 बढ़ जाएगा, ओशियनिक एसिडिफिकेशन हो जाएगा, तो ये जेंथोफाइला उस पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो कोरल्स यानी कि पॉलिप्स को छोड़ जाएंगे, तो वो लाइमस्टोन वाला हिस्सा दिखेगा सिर्फ, तो उसकी वजह से वो सिर्फ वाइट ही दिखेंगे, जिसे ब्लीचिंग बोलते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, राइस टेम्परेचर, सी लेवल राइस, ओशियनिक एसिडिफिकेशन की वजह से। अब हमें ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहले हमने ये समझना था लेकिन थोड़ा रह गया, कि आइडियल कंडीशन फॉर कोरल ग्रोथ कौन कौन सी है।
कोरल को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए स्टेबल कंडीशन, सनलाइट चाहिए उसको, इसके लिए क्लीन वाटर चाहिए। क्लीन वाटर होगा तो लो टर्बिडिटी होगी, तो मैक्सिमम लाइट पेनिट्रेट कर पाएगी। दूसरा ये है कि स्टेबल टेम्परेचर चाहिए 23 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक का। फिर स्टेबल सैलिनिटी चाहिए, ज़्यादा सलाइन भी नहीं चाहिए, लो सलाइन भी नहीं चाहिए वाटर। सनलाइट भी अच्छी चाहिए और स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा एसिडिटी भी नहीं चाहिए ओशियनिक वाली। यहाँ पे कोरल रीफ बन सकते हैं। तो उसके विपरीत कंडीशन यानी कि प्रॉब्लम क्या है, तो ओशियनिक एसिडिफिकेशन हो रहा है। फिर सनलाइट चाहिए तो ऑयल स्पिल होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन की वजह से सनलाइट भी नहीं आ पाएगी और ऑयल स्पिल होगा, इसकी वजह से एक मेजर थ्रेट वो है। फिर ये है कि कोरल माइनिंग हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कोरल का हो रहा है श्रीलंका में और साउथ इंडिया में ये देखने को मिला है। तो कोरल ब्लीचिंग का अगर क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में सबसे बेस्ट पॉइंट यही है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का, कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ यूएस एनओएए यानी कि यूएस का एक रिपोर्ट है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनओएए द्वारा बोला गया है कि ये फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हैज बीन ट्रिगर्ड बाय अनप्रेडिक्टेड ओशियन टेम्परेचर। अनप्रेडिक्टेड ओशियन टेम्परेचर की वजह से फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट एग्जैजरेट ट्रिगर्ड हो गया है। फोर्थ कोरल मास ब्लीचिंग मतलब इसके पहले 3 हो चुके हैं। तो ये समझते हैं कि 3 में से 1998 में फर्स्ट मास ब्लीचिंग हुआ था, वो हुआ था अल नीनो की वजह से। जो वार्म ओशियन करंट आते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से 1998 में फर्स्ट कोरल मास ब्लीचिंग हुआ था। सेकंड हुआ था 2010 में, फर्स्ट में 8% हुआ था मास ब्लीचिंग, सेकंड जो 2010 में हुआ उसमें 35% हुआ, और 2014 से 2017 में थर्ड मास ब्लीचिंग हुआ जिसमें 56% ऑफ कोरल रीफ ग्लोबली अफेक्टेड हुए थे। अकॉर्डिंग टू डेटा ऐसा माना जाता है कि 54% ऑफ कोरल एरिया ऑफ वर्ल्ड वो ब्लीचिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 54%। तो ये हो गया कोरल ब्लीचिंग और कोरल का पूरा डिटेल। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है मराइन पॉल्यूशन। अब इसको डिस्कस करने से पहले ये इसका सॉल्यूशन भी तो देख लेते हैं कि इंडिया और ग्लोबल लेवल पे क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो कच्छ में चल रही है, इस तरह से नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर NCRRC चल रहा है। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोनल मैनेजमेंट जो ICZM है वो भी चल रहा है, और मराइन प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिससे उसमें कोरल को भी उन्होंने इंक्लूडेड किया है। इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव है। वर्ल्ड की तरफ से क्या है, तो वो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 वाली बात जो लाइफ बिलो वाटर की हुई है, जिसे हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था। एक मेन इनिशिएटिव ये है 30/30 जो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ सी जो 2030 तक वो लोग रिकवर कर लेंगे, जो इफेक्ट हुआ है, जिसमें कोरल रीफ भी इंक्लूडेड है। और उन्होंने ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये था कोरल रीफ। अब देखते हैं कि मराइन पॉल्यूशन।
मराइन पॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन आया था, हमने यहाँ पे देखा था अ, कि ये डेड जोन वाला, कि डेड जोन consequences ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन ऑन मराइन इकोसिस्टम क्या है। तो यहाँ पे वही देखते हैं कि डेड जोन का मतलब ये है कि जीरो ऑक्सीजन लेवल। सिमिलरली ओशियन पॉल्यूशन का कंसिक्वेंसेस भी क्या होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओशियन पॉल्यूशन क्या है। तो इसमें हम ये डायग्राम दौड़ सकते हैं आइसबर्ग जैसा, कि ओशियन के ऊपर की सपाटी और उसके नीचे बहुत सारे पॉल्यूशन है। तो सबसे पहला ओशियन पॉल्यूशन का कॉज, यानी कि अकॉर्डिंग टू IUCN 80% ऑफ मराइन डेब्रिस, मराइन पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक की वजह से। प्लास्टिक वेस्ट है, और माइक्रो प्लास्टिक तो अभी हमारे ब्लड, ह्यूमन ब्लड, लंग, ब्रेन टिश्यू, सी फूड वहाँ में जा भी रहा है। तो की सोर्स ऑफ मराइन पॉल्यूशन में सबसे पहले है प्लास्टिक। दूसरा है ऑयल, जो ऑयल स्प्रेड हो रहा है, ऑयल स्पिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमने बोला था कि कोरल रीफ को फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहे हैं, सनलाइट नहीं मिल रही है, ऑयल स्पिल हो रहा है। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि डीप वाटर हॉरिजॉन डिजास्टर हुआ था गल्फ ऑफ मेक्सिको में 2010 में, ऑयल स्पिल हुआ था। फिर यहाँ पे एक केमिकल पॉल्यूशन है जिसमें मर्क्यूरी भी एडेड है। मर्क्यूरी से जो मिनामाटा डिसीज हुआ था जापान में। फिर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जिसका एग्जांपल है कि फुकुशिमा डालिची डिजास्टर जापान में हुआ था, जिसमें आयोडीन और केशियम का इंक्लूडेड था, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन थे। फिर मर्क्यूरी हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स भी हो गए कि कैल्शियम, आयोडीन, फुकुशिमा डालिची डिजास्टर हुआ था। नॉइस पॉल्यूशन भी हो रहा है ओशियन पॉल्यूशन में, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जब जा रही है तो नेवल ऑपरेशन सोनार से होते हैं। फिर कमर्शियल शिपिंग होती है, अंडर वाटर ब्लास्टिंग भी वो करते हैं, डीप सी माइनिंग करते हैं, डीप सी माइनिंग करेंगे। फिर सोनार नेवल ऑपरेशन करेंगे, शिपिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स को नॉइस पॉल्यूशन होगा, कि क्योंकि डॉल्फिन तो सोनार की, उनकी जो रडार की सिस्टम है उससे ही वो लोग अपना पाथवे बनाते हैं, तो इसको अफेक्ट होगा। फिर एक होगा लाइट पॉल्यूशन, जिससे ये लोग कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर ऑफशोर ऑयल रिच बना रहे हैं, इंडस्ट्री जो कोस्टल रीजन पे सब पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे लाइट वो बनाए लाइट, तो वहाँ पे लाइटिंग तो करेंगे, स्ट्रीट लाइट वगैरह। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि कोरल्स का रिप्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जो सी टर्टल्स होते हैं वो लाइट से उनका नेविगेशन होता है। तो ड्यू टू दिस लाइटिंग वो कंफ्यूज हो जाएगी, कंफ्यूज नेविगेशन ऑफ सी टर्टल हो जाएगा। तो ये पॉल्यूशन का मेजर कॉज है। नॉइस पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, मर्क्यूरी, मीनामाटा है, फिर फुकुशिमा डिया डाइची डिजास्टर है, प्लास्टिक वेस्ट, ऑयल स्पिल, ये सब हो गया। अब इसको कॉम्बैक्ट करने के लिए इसको सामने कर क्या रहे हैं ग्लोबली। ग्लोबली क्या कर रहे हैं, तो ग्लोबली ये लोग ने मार्पोल कन्वेंशन बनाया है, जिससे शिप से जो पॉल्यूशन होगा उसको प्रिवेंट कर जा सके। 1973-1978 में मार्पोल कन्वेंशन बनाया था। फिर लंदन कन्वेंशन में इन्होंने डंपिंग ऑफ वेस्ट मैटर इनटू सी को कंट्रोल करने के लिए लंदन कन्वेंशन बनाया था। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्लीन सी कैंपेन 2017 से स्टार्ट किया था, अभी भी वो चल रहा है, क्लीन सी कैंपेन। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। फिर ब्लू फ्लैग बीच के लिए भी इको फ्रेंडली बीच उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, फिर मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, ये सब हमने देख लिया। इसको वो इनकरेज कर रहा है।
तो यहाँ पे हमने पूरा ओशियनोग्राफी कवर कर लिया है। ठीक है, एक एक छोटा सा टर्म रह गया है जिसका नाम है एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक बेसिन। इसका अर्थ क्या है, ये पीवाई प्रीलिम्स में आ सकता है कि एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक बेसिन का मतलब ये है कि आर्कटिक जो ओशियन है, जो बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियल है, वो मेल्टिंग हो रहा है, वो आर्क एटलांटिक ओशियन में वो मर्ज हो रहा है। मतलब ड्यू टू द टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक का जो सी आइस है वो रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज वार्म वाटर फ्लो हो रहा है, वो जा रहा है एटलांटिक जो ओशियन है वहां पे। तो इसे एटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओशियनोग्राफी कंप्लीट हो रहा है। अभी ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी को देखेंगे। थैंक यू।